हेलो एवरीवन। करियर विथ आशुतोष चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ किसी खास इंसान से। आज जानेंगे उनके बारे में, उन्होंने कैसे सफलता हासिल की और अभी वो क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ। और वो कोई और नहीं है, आपके अपने मेंटोर हैं, आपके फ्रेंड हैं जो रोज़ आपसे मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं आशुतोष सर से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए समर्पित है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे मैंने सरकारी नौकरी प्राप्त की। बहुत सारे बच्चे लगातार ये मैसेज करके पूछते हैं कि सर आप किस विभाग में हैं, कैसे आपको गवर्नमेंट जॉब मिली, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। तो यह वीडियो आप ही लोगों के लिए समर्पित है और आप में से प्रत्येक बच्चा जो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है उसके लिए ये वीडियो है और उसको ज़रूर देखना चाहिए। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें सरकारी नौकरी प्राप्त करने से लेकर उसे छोड़ने तक और आपको सरकारी नौकरी के लिए गाइड करने के सफ़र की शुरुआत की सभी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आशुतोष सर, आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, पहले वहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, इस सफ़र की शुरुआत होती है जब मैंने बीटेक किया। मैं इंजीनियर हूँ पेशे से और मैंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मैं यांत्रिक अभियंत्रण में स्नातक हूँ और उसके बाद शुरू होती है संघर्ष की कहानी। और संघर्ष की कहानी ऐसे शुरू होती है कि लगता ही नहीं है कि संघर्ष जल्द समाप्त होने वाला है। तो कॉलेज में थर्ड ईयर में था मैं, जब बीटेक के 4 साल का आपका स्नातक का पाठ्यक्रम होता है बीटेक का, तो थर्ड ईयर से कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आना शुरू हो जाती हैं और बहुत सारे बच्चे जो थे वो लगातार जो है सेलेक्ट हो रहे थे। मैं अपनी ब्रांच में टॉपर भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्लेसमेंट में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक कंपनी आई, 2 कंपनी आई, 3 कंपनी आई, तो 12वीं कंपनी में मेरा फाइनल सिलेक्शन होता है जिंदल स्टील में और मैं इंजीनियर के पद पे नियुक्त होता हूँ। इसके बाद लेकिन वहाँ पर भी 2000, ये उस समय की बात है जब रिसेशन चल रहा था और रिसेशन जब चल रहा था तो उसकी ज्वाइनिंग नहीं आती है। संघर्ष यहाँ पर भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, आप देख रहे हैं ये चीज़। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। फिर मैंने जेपी ग्रुप में नौकरी ज्वाइन की और जेपी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मैंने शिमला से 200 किलोमीटर ऊपर टापरी नाम के स्थान पर हिमाचल प्रदेश में जेपी हाइड्रो प्रोजेक्ट था, वहाँ पर इंजीनियर के तौर पे ज्वाइन किया। और 1 महीने जॉब करने के बाद मेरे को ये समझ में आता है कि नहीं, मैं इस नौकरी के लिए नहीं बना हूँ। तो मैंने वहाँ पे वो जॉब छोड़ी और सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए जुट गया। फिर उसके बाद आपने क्या किया सर? तो सरकारी नौकरी के लिए देखिए, जो करना चाहिए वही काम है। सब कुछ छोड़ के आपको 1 साल क्या करना है, अपने ध्येय के लिए, अपने टारगेट के लिए लग जाना है और भूल जाना है कि दुनिया में क्या चल रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप और जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, इन सब से आप क्या करिए, आप दूरी बना के रखिए जब तक आप तैयारी कर रहे हैं। अगर 1 साल आपने अपना मोबाइल फ़ोन त्याग दिया तो ये मान के चलिए कि सिलेक्शन होने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो मैंने तैयारी की और उस तैयारी में 1 साल की तैयारी के दौरान उस मेरे कितने एग्ज़ाम निकले मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मेरी नौकरी लगती है बीपीसीएल में, एज ए इंजीनियर मैंने ज्वाइन किया, सरकारी नौकरी थी। आप सबको पता है मैं सरकारी इंजीनियर बना। जो सपना मैंने देखा था सरकारी नौकरी प्राप्त करने का, जिसके लिए मैंने जिंदल स्टील की नौकरी और जेपी ग्रुप की नौकरी छोड़ी, उसके बाद मेरे को वो सरकारी नौकरी मिलती है जिसको मैंने अंततः ज्वाइन भी किया। इसके बाद उसी तैयारी के कारण मेरा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, और इंजीनियरिंग सर्विसेज का आईईएस की एक नौकरी होती है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की, उसमें भी मैंने सिलेक्शन लेने का प्रयास किया और कुछ एक नंबर से मेरा फाइनल सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया। लेकिन अंततः मेरे पास एक सरकारी नौकरी थी जिसकी मैं इतने सालों से चाहत रखी थी मैंने, और जिसकी लिए मैंने जी तोड़ मेहनत की थी। तो ये मेरी नौकरी जो थी, जिस क्रम में अगर अब मैं बात करूं तो 13वीं नौकरी थी जो मैंने ज्वाइन किया। मतलब 12 कंपनियां से पहले जो थीं उसमें मैंने नौकरी ज्वाइन नहीं की, लेकिन सब में मैंने रिटन एग्ज़ाम पास किया और फाइनली मैंने जो 13वीं कंपनी थी उसमें नौकरी ज्वाइन की। सर, काफ़ी आपका बहुत अच्छा रहा सफ़र। आदमी हताश हो जाता है इतनी बार असफल होने के बाद,
लेकिन तब भी आपने सरकारी नौकरी का प्रयास नहीं छोड़ा। लेकिन आप आईएएस की तैयारी में जुटे। वो सफ़र आपने कैसे शुरू किया? आपके दिमाग में वो बात कैसे आई कि नहीं, अब मुझे इस लाइन से हट के आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि दोनों ही 2 अलग-अलग फ़ील्ड है। जी, बिल्कुल सही बात है रितिका जी। देखिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको पता होना चाहिए कि पैशन जो आपका होता है, आपके अंदर की जो चाहत होती है वो कहीं न कहीं उभर कर आती ही है, लेकिन सही समय पर। जब आपके जीवन में जो चीज़ होनी रही होगी, तभी होगी जब आप वो पूर्व निर्धारित समय के अनुसार वो समय जब आएगा। तो समय जब आता है तो अपने आप चीज़ें उसी करवट में बैठने लगती हैं और परेशान इसीलिए जीवन में कभी किसी को नहीं होना चाहिए। देखिए, सरकारी नौकरी मिल गई, जब तक लोगों को नहीं मिलती है तब तक लगता है कि नौकरी कैसे मिलेगी या उस नौकरी की वैल्यू है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, वो कहावत है, जो मिल गया वो मिट्टी, जो नहीं मिला वो सोना है। ये बात एकदम सत्य है। जीवन के लिए ये पूरी तरीके से लागू होती है कि जब आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तब तक क्या है, वो गोल्ड है, और जब वो मिल जाएगी तो वो आपके लिए क्या है, मिट्टी के समान है। ये मनुष्य का स्वभाव भी है। तो इस बात को समझना चाहिए, इसीलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है या इसके बिना आपका जीवन नहीं है, इसके बिना आप जीवन में कुछ कर नहीं सकते। ये कतई मत सोचिएगा। तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए है जो लोग लगातार जो है विफल हो रहे हैं, पीसीएस की परीक्षा में, आरओ की परीक्षा में, यूपीएससी की परीक्षा में, मेंस में विफल हो रहे हैं, इंटरव्यू में विफल हो रहे हैं, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जब सही समय आएगा तो आपको आपके एफर्ट का फल मिल जाएगा और उसी नौकरी में आपका चयन होगा। देखिए, जिस जो ऊपर वाले ने आपके लिए निर्धारित किया है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो जो सफ़र की बात थी, यूपीएससी के सफ़र की बात थी कि सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करने का दिमाग में विचार कैसे आता है, जैसा कि मैडम ने पूछा। तो मैं आपको बताऊँगा कि एक इंसिडेंस, जब मैं अपनी सरकारी इंजीनियर की नौकरी कर रहा था, तो हमारा पत्राचार हम लोग की कंपनी का होता था सचिवालय में, केंद्रीय सचिवालय में। तो केंद्रीय सचिवालय में डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी का पद होता है। तो जॉइंट सेक्रेटरी का जो पद होता है, जॉइंट सेक्रेटरी महोदय से हमारी कंपनी के एमडी का पत्राचार हो रहा था, तो उसकी ड्राफ्टिंग मैंने की। जब मैं ड्राफ्टिंग करता था तो मैं देखता था बार-बार वो पत्र जो जा रहा है वो जॉइंट सेक्रेटरी को जा रहा है या संयुक्त सचिव को जाता था केंद्रीय सचिवालय में, दिल्ली में। तो मेरे दिमाग में विचार आया, मैंने लोगों से पूछा कि ये संयुक्त सचिव कौन होते हैं या जॉइंट सेक्रेटरी कौन होता है? तो लोगों ने बताया कि ये आईएएस अधिकारी होते हैं, और जब निश्चित सेवा काल वो राज्य में दे देते हैं, कैडर में अपने दे देते हैं, तो उनको सचिवालय में भेजा जाता है। तो संयुक्त सचिव का पद उनको सबसे पहले मिलता है, जॉइंट सेक्रेटरी का पोस्ट, जो आईएएस अधिकारी होते हैं, जिनको हम लोग जिला में कलेक्टर के नाम से जानते हैं या एसपी के नाम से जानते हैं। ये आईएएस के नौकरी के थ्रू जिनका सिलेक्शन होता है, वही आईएएस जो होता है वो सचिवालय में जॉइंट सेक्रेटरी बनता है। तो मेरे को सबसे पहले पता चला कि नहीं, ये अधिकारी जो है ये आईएएस अधिकारी होता है। और कहीं न कहीं यूपी बिहार का हर लड़का जो होता है या हर लड़की जो होती है, उसका एक सपना रहता है कि सिविल की तैयारी करना है, प्रशासनिक सेवा में जाना है। एक क्रेज़ रहता है। क्यों? क्योंकि उसका कारण भी है, देख समझिएगा बात को। उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं है। यहाँ पे प्राइवेट नौकरी की संभावनाएँ कम हैं, जितना कि अन्य आपके तटीय राज्यों में है। भौगोलिक कारण है उसका। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, पोर्ट पास में है, वहाँ पे एक्सपोर्ट करना आसान होता है, वहाँ पे चीज़ें आसानी से मुहैया हो जाती हैं, इसीलिए तटीय राज्य ज़्यादा विकसित होते हैं। जैसे गुजरात ले लीजिए, केरल ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, ये सब विकसित राज्य हैं। क्यों विकसित हैं? क्यों? क्योंकि तट के पास है। एक बहुत बड़ा कारण है। लैंडलॉक्ड स्टेट हैं आपके यूपी और बिहार, यहाँ पे इसलिए उतना डेवलपमेंट नहीं है, निजी क्षेत्र यहाँ पर कम है, इसलिए लोगों के पास विकल्प नहीं होता। तो बचपन से सपना ये रहता है कि सिविल की तैयारी करना है, प्रशासनिक सेवा में जाना है। कभी भी किसी पिता से आप पूछिएगा तो कहेगा नहीं, मेरा लड़का या लड़की कलेक्टर बनेगा। क्यों कलेक्टर बनेगा? क्यों? क्योंकि उसने देखा ही है बचपन से। उस पिता ने भी बचपन से देखा है कि कलेक्टर जो है जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और एसपी जो है सबसे बड़ा पुलिस सेवा का अधिकारी होता है, जो ज्वाइन करता है जब वो नौकरी में अपने, तो सबसे उच्चतम पद होता है। तो ये शुरू थे, वो सपना तो था ही बचपन से, घर में लोग बोलते थे, लेकिन एहसास तब होता है जब नौकरी में आदमी आता है कि हाँ, वास्तव में जो पावर उसके पास है, संयुक्त सचिव के पास, आईएएस अधिकारी के पास, उसको हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। तो वहीं से फिर क्या होता है, मन में विचार आना शुरू हो जाता है। और मेरे पास उस समय केवल 2 या 3 अटेम्प्ट यूपीएससी के बचे थे, तो मैंने तैयारी करना शुरू किया। तो वो रिस्की काम था, लेकिन मैंने जॉब छोड़ी। मान के चलिए, फिर लगातार मैंने क्या किया, प्रयास किया। 2 साल मैंने लगातार जो है उससे पहले दिए, अर्थात मैंने लग गया था तैयारी करने 2018 से ही। लेकिन जब 2 साल में मैंने क्या किए, 2 इंटरव्यू दिए यूपीएससी के, जब सिलेक्शन नहीं हुआ,
तब मैं काफ़ी निराश भी हुआ और मेरे को लगा कि नहीं, अब तो दुनिया ख़त्म हो गई है। लेकिन फिर किसी तरीके से मैंने क्या किया, अपने आप को वापस जो है संजोया और फिर से मैंने क्या किया, मेरे को पता चला कि स्टेट में भी पीसीएस की नौकरी होती है। मैंने उसकी तैयारी करना शुरू किया और उसकी तैयारी जब मैंने करना शुरू किया तो मैं लगातार मैंने क्या किए हैं, अभी 18, 19 और 20, 21, 22 ये आपके 5 अटेम्प्ट हैं। 5 अटेम्प्ट में से मैंने 20, 21, 22 और 23 ये 4 अटेम्प्ट मैंने दिए हैं। 4 में से मैंने 3 इंटरव्यू आपके पीसीएस के भी दिए हैं और आरओ मेंस 2021 भी लिखा है और लोअर पीसीएस में सिलेक्शन प्राप्त किया है। तो ये मेरा सफ़र रहा। और तब मैं जुड़ा कब से हूँ शिक्षण कार्य में, मैं अध्यापन में कब से जुड़ा हूँ। ये तो मैंने जो काम किया तैयारी का, ये तो मेरा अपना पैशन था, लेकिन साथ में मैं घर नहीं बैठा। मैंने क्या किया, मैंने लगातार जो है कहीं ना कुछ काम किया है। मैं 2016 से ही अपना इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, सक्सेस आईएएस एकेडमी के नाम से, और आप लोगों के साथ शिक्षण कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। बच्चों को पढ़ाना मेरा उद्देश्य है और 40 से 50 बच्चे अभी तक सरकारी नौकरियों में सेलेक्ट हो चुके हैं, जिसमें से 15 से 16 बच्चे समीक्षा अधिकारी में और कम से कम 20 से 25 बच्चे जो हैं वो प्रशासनिक सेवा में भी चयनित हो चुके हैं। तो ये मेरा सफ़र रहा जो मैंने आपके सामने साझा किया। और अभी वर्तमान में मैं आपको करियर विद एस्ट्रो चैनल पर पीसीएस और आरओ के लिए गाइड कर रहा हूँ। और ये निश्चित रूप से मान के चलिए आरओ की वैकेंसी आने वाली है। पीसीएस मेंस भी स्टार्ट होने वाला है। तो पीसीएस के लिए मेंस के लिए और आरओ के मेंस के लिए निबंध लेखन के लिए मैं आपको गाइड करूंगा, उत्तर लेखन के लिए मैं गाइड करूंगा, और आरओ 2023 के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए निःशुल्क क्लासेस मैंने सोचा है, विचार किया है स्टार्ट करने का, तो वो भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपका जीवन बहुत अप्स एंड डाउन्स में रहा है सर। आपके ऊपर तो वो गाना सेट होता है कि ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आपको आपका उम्मीद जो है वो ज़रूर मिलेगा एक ना एक दिन। लेकिन हम एक क्वेश्चन आपसे और करना चाहते हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को क्या बताना चाहते हैं? तैयारी कैसे शुरू करें? कितना समय लगता है? क्या आप अपने बच्चों को कुछ गाइड करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो भी बच्चे सिविल की तैयारी करने का सोच रहे हैं, जो वर्किंग हैं, जो वर्किंग नहीं हैं, उन दोनों के लिए ये इंटरव्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं अपना जीवन इसीलिए आपके साथ मैंने अपने जीवन की ये सारी चीज़ें शेयर की कि आपको प्रेरणा मिले कि जीवन, देखिए संघर्ष कभी भी जीवन का ख़त्म नहीं होता है बच्चों। संघर्ष हमेशा आपके साथ रहेगा, बस क्या है, स्वरूप चेंज हो जाता है। आप अभी क्या है, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, फिर आपको लगेगा शादी हो जाएगी, फिर आपको लगेगा कि नहीं, या जिस नौकरी में है वो नौकरी उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी और अच्छी नौकरी के लिए प्रयास किया जाए। जब और अच्छी नौकरी में आप चले जाएंगे तो फिर आपको लगेगा नहीं, अब अपना व्यापार करना चाहिए, अपना नाम होना चाहिए। तो कभी भी अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो अगर सिविल की तैयारी करना है तो सबसे बेस्ट टाइम बच्चों होता है ग्रेजुएशन के बाद से स्टार्ट कीजिए। और 2 साल जमकर आप लोग क्या कीजिए, जो बच्चे ग्रेजुएशन में हैं वो तो 3 साल ग्रेजुएशन का पीरियड ही यूटिलाइज कर लीजिए। और जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उनको 2 साल घर बैठ के केवल और केवल तैयारी करनी चाहिए, अगर आपके पास समय है और परिस्थिति है तो। पहले आप देखिए, सिलेबस ही इतना बड़ा है कि 1 साल उसको कंप्लीट करने में लगता है बच्चों। आप कोचिंग के द्वारा करिए या बिना कोचिंग के करिए, सेल्फ स्टडी से 1 साल में आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और फिर आपका बच्चा जो होता है, जो एग्ज़ाम का प्रोसेस होता है वो 1 साल का। तो 2 साल का एग्ज़ाम का प्रोसेस है। आप लोग क्या करिए, लगातार जो है 2 साल के लिए बस दुनिया से अलग हो जाइए, विरक्त हो जाइए। निश्चित रूप से मान के चलिए एक सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं वो कुछ नहीं करें, दिन में 4 घंटे का समय निकालें जॉब में आने के बाद। रात में आप 12 बजे बैठिए, 4 बजे तक पढ़िए, या 10 बजे बैठिए, 2 बजे तक पढ़िए, जो टाइम आपको सूटेबल लगता है। सुबह उठ के पढ़ना है, 4 से 8 बजे तक पढ़िए। तो जो टाइम आपके लिए सूटेबल है वो टाइम आप दीजिए। तो उनका टाइम आप मान लीजिए तो ये 2 से 3 साल हो सकता है, वो टाइम बढ़ जाएगा 1 साल एक्स्ट्रा वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। लेकिन सिलेक्शन उनका भी होता है, जो फ्रेशर होते हैं, जो बिना काम की नौकरी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनका भी सिलेक्शन होता है, और जो नौकरी के साथ करते हैं उनका भी सिलेक्शन होता है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई सेट रूल नहीं है कि नौकरी वाला सेलेक्ट नहीं होगा या जो घर बैठ के तैयारी कर रहा है वही सेलेक्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही सेलेक्ट होते हैं और दोनों ही नहीं भी सेलेक्ट होते हैं। बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए और पूरी ताकत झोंकिए। और वास्तव में अगर किसी चीज़ को आप जीवन में चाहते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको जो भी करना पड़े वो काम आप करिए।
सर आपने बहुत अच्छी चीज़ें तो बता दी हैं अपने स्टूडेंट्स को। एक लास्ट चीज़ और बता दीजिए, जो लोग जी। वर्किंग हैं, उनको बहुत डाउट रहता है कि हम लोग कब पढ़ें? क्योंकि सुबह जाते हैं, आते-आते रात हो जाती है, दिन में भी वो लोग थके रहते हैं, तो उनको तैयारी का वो टाइम नहीं दे पाते हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहिए? उसके लिए मैंने आपको एकदम सिंपल सी चीज़ बताई। देखिए उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जब ऑफ़िस से लौटिए और 8-9 बजे तक तो आराम से आप लोग सभी लोग आ जाते होंगे। तो 10 बजे से बैठिए या 11 बजे से बैठिए, 4 घंटे का स्लॉट रखिए। आप 11 बजे से लेकर 3 बजे तक या 10 से लेकर 2 बजे तक इतना पढ़िए या सुबह 4 बजे उठिए और 4 से लेकर 8 बजे तक पढ़िए। सबसे बेस्ट टाइम है और इस 3 में से कोई भी स्लॉट आप लोग चूज़ कर सकते हैं और अपनी तैयारी करिए। और आपके पास डेली शेड्यूल्स होने चाहिए। डे डे वाइज़ टारगेट होना चाहिए कि आज के दिन हमको क्या पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है तो पॉलिटी में आज हमें मौलिक अधिकार कंप्लीट कर लेना है। और न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, न्यूज़पेपर का टाइम आप क्या करिए, यूटिलाइज़ कर लीजिए ऑफ़िस में ही। न्यूज़पेपर ई-पेपर पढ़ लीजिए, उससे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हैं, उनको आप क्या करिए अपनी एक डायरी में नोट कर लीजिए। इतना तो आप सभी लोग लंच टाइम में समय निकाल ही सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और 4 घंटे आप स्टैटिक जीएस पे दीजिए और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि 6 महीने, 8 महीने में आपका सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, न्यूज़पेपर से भी आप अपडेट रहेंगे और आपसे एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। थैंक यू सो मच सर। अपने स्टूडेंट्स को अपने बारे में बताने के लिए, अपनी जर्नी के बारे में बताने के लिए, अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के बारे में बताने के लिए। आप लोग भी सर के स्टूडेंट हैं तो कभी हताश मत होइएगा अपने जीवन में, क्योंकि कभी ना कभी सफलता आपको भी ज़रूर मिलेगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को फटाफट से लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।